स्वागत है। आज हम अ, एक बहुत दिलचस्प सदियों पुराने सवाल पे बात कर रहे हैं। शक्ति और ज्ञान, इनका आपस में क्या रिश्ता है, कैसा संतुलन होना चाहिए। और इसे समझने के लिए हम एक प्राचीन भारतीय कहानी राजा वीरेंद्र और ज्ञानी आचार्य को देख रहे हैं। तो कहानी है आर्यनगर की। एक समृद्ध राज्य, राजा वीरेंद्र वहां के शासक, शक्तिशाली पर हाँ थोड़े अभिमानी भी। और उसी राज्य में थे आचार्य देव, एक गुरुकुल के प्रमुख, ज्ञानी और बहुत विनम्र। तो होता यह है कि सत्ता का अहंकार ज्ञान की शांत गरिमा से टकराता है। राजा वीरेंद्र गुरुकुल पहुंचते हैं और आचार्य देव वो उनके सम्मान में खड़े नहीं होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। जाहिर है राजा को ये बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है। यहीं से असली बात शुरू होती है। जी हाँ, और आचार्य का जो जवाब था वो इस स्थिति को और भी सोचने वाला बना देता है। जब राजा गुस्से में पूछते हैं कि आप खड़े क्यों नहीं हुए, तो आचार्य बड़े शांत भाव से कहते हैं, महाराज आप भूमि और लोगों पर शासन करते हैं, वो आपका अधिकार है, परंतु एक शिक्षक वो समय और विचारों पर शासन करता है। मेरा कर्तव्य भयभीत होना नहीं बल्कि विचार देना है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। मतलब सीधे सीधे चुनौती नहीं दी उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। उन्होंने सीधे टकराव मोल नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ज्ञान का एक अलग ही दायरा, एक अलग प्रभाव क्षेत्र दिखाया। जैसे एक होता है भौतिक शासन, जमीन, सेना, खजाना, और दूसरा है वैचारिक शासन, सोच, मूल्य, भविष्य की दिशा। हाँ, ये दिलचस्प है। टकराव से बचकर भी अपनी बात रख दी। लेकिन क्या ऐसे जवाब से राजा का अहंकार और भड़क नहीं सकता था? ये कहना कि शिक्षक समय पर शासन करता है, ये तो राजा के अधिकार को एक तरह से कम आंकना हुआ ना? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम सही है। राजा के लिए ये सुनना आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ। और कहानी बताती भी है कि राजा महल लौटकर काफी बेचैन हो जाते हैं। उन्हें ये बात लगती है। वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और एक सवाल पूछते हैं जो उनके मन की उथल-पुथल दिखाता है। अच्छा। वो पूछते हैं, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जो सेना चलाता है या वो जो मस्तिष्क को दिशा देता है? अच्छा, तो मतलब आचार्य के शब्दों ने असर तो किया, राजा सोचने पर मजबूर हुए। जी हाँ, बिल्कुल। उनके मन में वो द्वंद्व पैदा हो गया था। तो फिर इस दुविधा का हल कैसे निकला? मंत्रियों ने क्या कहा? यहाँ कहानी में एक बूढ़े और अनुभवी मंत्री सामने आते हैं। उनका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। वो मंत्री समझाते हैं कि देखिए महाराज, सेनापति की रणनीति हो या न्यायाधीश का न्याय या फिर आपकी खुद की शासन करने की योग्यता, ये सब आखिर आता कहाँ से है? ज्ञान से। हाँ, बिल्कुल, ज्ञान से। और ये ज्ञान देता कौन है? शिक्षक। वो मंत्री इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिंहासन तो देखिए विरासत में मिल जाता है, पद मिल जाता है, पर ज्ञान वो तो मेहनत और विनम्रता से ही कमाया जाता है, अर्जित करना पड़ता है। सत्ता की चमक शायद आज है, कल नहीं, पर ज्ञान का असर वो तो पीढ़ियों तक रहता है। वाह, मतलब बहुत ही चतुराई से मंत्री ने राजा को आईना दिखा दिया, ज्ञान के स्थायी महत्व का एहसास करा दिया। तो राजा वीरेंद्र ने क्या किया फिर? मान गए वो। हाँ। और कहानी का ये समाधान बड़ा प्रभावशाली है। अगले दिन राजा फिर से गुरुकुल जाते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। अहंकार की जगह विनम्रता होती है। वो आचार्य देव के सामने सम्मान से झुकते हैं, अपनी पिछली प्रतिक्रिया के लिए क्षमा भी मांगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भविष्य में राज्य के हर बड़े फैसले में आचार्य से सलाह लेने का आग्रह करते हैं। अच्छा, तो ये जो मेल मिलाप हुआ, इसका राज्य पर क्या असर पड़ा? कुछ बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल आया। कहानी कहती है कि जब राजा ने आचार्य के ज्ञान का सम्मान करना शुरू किया, उनकी सलाह मानी, तो आर्यनगर पहले से कहीं ज्यादा शांत और समृद्ध राज्य बन गया। खुशहाली आ गई। ये दिखाता है कि जब शक्ति और ज्ञान हाथ मिला लेते हैं, जब शक्ति ज्ञान के मार्गदर्शन में चलती है, तो नतीजे कितने अच्छे हो सकते हैं। एक सफल समन्वय का उदाहरण है ये। तो इस कहानी का सार यही हुआ कि असली ताकत सिर्फ सत्ता दिखाने में नहीं है, बल्कि विनम्रता से ज्ञान को अपनाने में, उसे सत्ता के साथ जोड़ने में है। शक्ति को ज्ञान का मार्गदर्शन मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। शक्ति और ज्ञान का संतुलन ही प्रगति लाता है। लेकिन ये कहानी हमें एक आदर्श स्थिति दिखाती है ना? एक आदर्श परिणाम। ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि असल जिंदगी में क्या होता है।
उन हालातों के बारे में सोचिए जहां शक्ति या कहिए सत्ता में बैठे लोग ज्ञान या विवेक की सलाह को मानने से इनकार कर देते हैं, उसे अनसुना कर देते हैं। तब क्या होता है? सत्ता और समझदारी के बीच का वो जो नाजुक संतुलन है वो कैसे बिगड़ता है, और समाज पर, राज्य पर उसके दूर तक जाने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं? ये सवाल मुझे लगता है आज भी उतना ही जरूरी है।